हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की 5वीं सीरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5। बहुत बड़ा लेसन है, ऐसे 10-12 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, याद दिला दूं आपको, बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा कि nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस जो होगा, the radius of electron in nth orbit r nth is equals to 0.53 into n square by z angstrom. This is the radius of electron revolving in nth orbit, that is the radius. Okay, ये है आपका रेडियस 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इतना रेडियस पाया जाता है इलेक्ट्रॉन का अगर रिवॉल्व हो रहा है तो। ओके, दिस इज़ द रेडियस। इसमें अगर हम थोड़े से ग्राफ देख लें, ग्राफ, जब ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे वहाँ नीट में खूब पूछे गए हैं, भर भर के ग्राफ पूछे गए हैं। ओके, जैसे आर एन एथ और एन स्क्वायर के बीच में ग्राफ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आर एन एथ ले लें और यहाँ पे एन स्क्वायर ले लें तो इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, और फिर अगर हम ग्राफ आर एन एथ और जेड ले लें, आर एन एथ और 1/z ले लें तो इसके बीच में फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। और अगर हम ऐसे ले लें, आर एन एथ और जेड को इधर ले आएँ और जेड में ग्राफ ले लें, आर एन एथ और जेड में ग्राफ, तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। कैसे जाएगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा, ठीक है। दिस ग्राफ इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और अगर हम एक और ग्राफ ले लें, दैट इज आर एन एथ और एन के बीच में ग्राफ ले लें तो यहाँ पे ग्राफ जाएगा पैराबोला। आर एन एथ और एन के बीच में ग्राफ कैसे जाएगा? पैराबोला, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपके यहाँ पूछा गया है और ये भी आ सकता है। देखो यहाँ पे आर एन एथ और एन स्क्वायर के बीच में ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्क्वायर से एन आ गया तो ग्राफ कैसा हो गया? पैराबोला। तो दिस इज़ पैराबोला, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, आर एन एथ एंड 1/z, आर एन एथ एंड जेड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन किए थे और फिर ये ग्राफ आगे की ओर आज लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से करेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। और जिसको ग्राफ में कोई दिक्कत हो या कहीं कोई दिक्कत हो, स्पेशली मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है बच्चे। फिर है नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? ओके, इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो मेन फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2π/z² 2π/z² अपॉन nh अपॉन nh। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये है आपकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2π/ze² अपॉन व्हाट? nh, वेयर 2π चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, h प्लैंक कांस्टेंट, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आएगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज़ 2.18 into 10⁸ cm/s. This is the formula of velocity of electron
इन nth ऑर्बिट 2.8 इंटू 10⁸, और ये z बच जाएगा ना बेटा, और ये n बच जाएगा, तो इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द जनरल फार्मूला। अगर z और n की वैल्यू 1 हो जाए तो यही मिल जाएगा, ठीक। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ओके, गॉट इट। तो अब यहाँ से ये था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और आपके वहाँ एक बार नीट में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि nth इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट देन इट इज़ जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है, बताइए 2πz² विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, द फार्मूला नेम इज जनरल फार्मूला, ये है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, इन थर्ड, ये क्वेश्चन है बेटा, इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन, इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ओके, बात समझ में आ रही है? थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2, थर्ड बोहर, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ओके, तो अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ये, तो कितना आ जाएगा? अगर कह रहा है थर्ड बोहर ऑर्बिट, यानी कि n की वैल्यू थर्ड है, ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड बोहर ऑर्बिट मीन्स n की वैल्यू थर्ड है। लिथियम की बात कर रहा है, Li+2 की, लिथियम प्लस आयन, तो लिथियम प्लस आयन के लिए Z भी 3 होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट दैट विल बी 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n, Z इज़ 3 by n is again 3, so cancel this, and the velocity of electron in third bohr orbit of Li+2 ion, that is 2.18 into 10⁸ centimeter per second. This is the velocity of electron in third bohr orbit of, कहाँ पे आ जाएगा बेटा? third bohr orbit of, this is the velocity of electron in third bohr orbit of lithium. बताइए इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट मतलब जो है ना यूज़ हुआ, नहीं हुआ? जनरली जिस बच्चे को फार्मूला याद होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन अटेंड द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन calculate velocity of electron of fifth Bohr orbit of beryllium+3 ion, of fifth Bohr orbit, fifth Bohr orbit, fifth Bohr orbit of beryllium+3 ion। बेरिलियम+3 आयन के 5वें ऑर्बिट में आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको Z पता होना चाहिए और n। तो बेरिलियम+3 के लिए जब बात होती है तो इसके लिए Z की वैल्यू होती है 4 और n दे ही रखा है फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोहर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n, Z is what 4, n is what 4.5. So this is the formula of velocity of electron in fifth Bohr orbit of beryllium+3 ion. ओके, तो मैंने लिथियम का भी कराया आपको, बेरिलियम का भी कराया आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन आपका छूटे ना।
हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन किए, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है। The question is that calculate the velocity of electron. Calculate the velocity of electron calculate the velocity of electron in 5th Bohr orbit, velocity of electron in 5th Bohr orbit of beryllium plus 3 in 5th Bohr orbit of Bohr orbit of beryllium plus 3 and 5th Bohr orbit of beryllium plus 3 and 2/3 Bohr orbit of helium plus ion, and नहीं बेटा 2/3 Bohr orbit of 2/3 Bohr orbit of helium plus ion, 2/3 Bohr orbit of helium plus ion। इसका जो सलूशन होगा क्या होगा, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे बोहर ऑर्बिट किसकी, बेरिलियम की। बेरिलियम के बारे में लिख ले पहले, बेरिलियम प्लस 3, इसके लिए Z होता है 4 और बेरिलियम के लिए ऑर्बिट N दे रखा है 5। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी किसके लिए, बेरिलियम के लिए प्लस 3 के लिए, तो ये वेलोसिटी आएगी 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/N 4/5। अगेन फिर हीलियम के लिए आ जाएगा, हीलियम के लिए Z होता है 2 और N की वैल्यू हो जाएगी 3, 3rd बोहर ऑर्बिट। तो वेलोसिटी फॉर हीलियम प्लस ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/N and Z is what 2/3। ओके, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे जब, इसको हटा दे रहा हूँ बेटा, अब इसको कुछ मत करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू 4/5 अपॉन 2/3, 3/2, 12/10, 12/10, ये आ गया इनका रेशियो। ओके, 12/10 बोलूँ या 6/5। दिस इज़ द कॉमन रेशियो of velocity of electron in beryllium and velocity of electron in helium। ओके बच्चों, तो कुछ ग्राफ भी देख लेते हैं वेलोसिटी के, ग्राफ भी देख लेते हैं कुछ वेलोसिटी के, कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो वेलोसिटी के हैं। वेलोसिटी के लिए फार्मूला है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/N। तो यहाँ से वेलोसिटी और Z डायरेक्ट रिलेशन में है, वेलोसिटी और N इन्वर्स रिलेशन में है, तो एक तो छोटा सा यहीं पे बना देते हैं कि ये वेलोसिटी है और ये Z है, तो इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर वेलोसिटी यहाँ पे ले लो और ये N है, तो N की जगह पे आपने क्या ले लिया, 1/N, तो इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। और फिर आपने ये ले लिया, दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस वन इज़ द N, अब ये ग्राफ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें कंफ्यूज होने के नहीं है, कंफ्यूज होने की इसमें कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते जाइए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। ओके, ग्राफ में किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, मुझसे भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे V और N के बीच में ग्राफ करेंगे तो N यहाँ पे आ जाएगा। तो जब दो प्रोडक्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये लिखा हुआ है, और ये x है और ये y है, तो इसके बीच का ग्राफ ऐसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे बोलते हैं। तो वैसे ही n को इधर ले आए तो v इंटू एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
तो यहाँ पे v हो गया, ये n हो गया, तो y की जगह पे हमने क्या कर दिया v और x की जगह पे हमने n कर दिया। ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये ग्राफ थे हमारे पास। ये थे हमारे पास ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कैलकुलेशन अगर हम करें तो क्या होगा सर? व्हाट इट इज़ फाइंड दैट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या ले पाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में हमें क्या मिलेगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रह रहा है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू attraction between nucleus and electron. Attraction between nucleus and electron. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो दैट्स वाई इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 mv²। और याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैं कई बार कैलकुलेट करा चुका हूँ, दैट इज़ z kZe²। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी दैट विल बी -Ze²/r। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। कांस्टेंट को मैंने हटा दिया है। ओके, -z, क्योंकि Q1 Q1 को z और Q2 को Ze, तो z इंटू Ze²/r। और ये माइनस क्यों लगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ke प्लस pe इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 mv² प्लस माइनस Ze²/r। दिस इज़ द फार्मूला। ये हमारा फार्मूला हो गया। एक छोटा सा मैनिपुलेशन, mv²/r की वैल्यू होती है Ze²/r के, Ze²/r² के बराबर, Ze²/r²। ये हमारा, जब मैंने कहा था ना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, तो उसमें जाकर देखिएगा दो इक्वेशन लिखी हुई थी, उसमें है ये। ठीक है, तो ये है फार्मूला। तो इसकी हम हेल्प लेंगे, इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। तो यहाँ से ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से mv² की वैल्यू हो गई Ze²/r। Ze²/r। तो यहाँ से हम बच्चों टोटल एनर्जी जो निकालेंगे 1/2 mv² की प्लेस पे हम रख देंगे Ze²/r, Ze²/r, और ये आ गया आपका माइनस Ze²/r। दिस इज़ द टोटल एनर्जी। अब हाफ Ze² माइनस Ze²r, तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो बच्चों आ जाएगी माइनस Ze²/r। दिस इज़ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है ये। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा? माइनस Ze²/r। ओके, टोटल एनर्जी इज़ व्हाट? माइनस Ze²/r। और कुछ होगा?
ये 1/2 है और ये पूरा 1 है, तो ये -1/2 होगा, सिर्फ यही नहीं होगा, -1/2 ZE²/R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है -Z, अभी मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, तो एक बार इसको आराम से उतारेंगे। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी -ZE²/R, और दैट इज़ द टोटल एनर्जी फार्मूलेशन -1/2 ZE²R। यहाँ पे देखें, आपको समझ में आएगा। ये मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर किया था, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हुई थी। इसको कैंसिल करोगे इससे, तो mv² इक्वल टू ZE²/R, और फिर यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसका मेन रोल इसका है बेटा, ठीक है, इसका है मेन रोल। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, तो टोटल एनर्जी, अब ज़रा गौर से देखें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -ZE²/R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है? इतनी ही है, बस हाफ लगा दो, ZE²/R। ओके, ये है आपकी कौन सी एनर्जी? दिस इज़ द टोटल एनर्जी। तो इन दोनों में निगेटिव साइन आ रहे हैं, तो अब इस बात को हम नोट डाल के लिखेंगे। और ये क्वेश्चन मेडिकल कॉलेज का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा गया है। ठीक है, निगेटिव साइन एनर्जी में जो आ रहा है, निगेटिव साइन इन एनर्जी, निगेटिव साइन इन एनर्जी, निगेटिव साइन इन एनर्जी indicate, negative sign in energy indicate force of attraction, indicate force of attraction, negative sign in energy indicate force of attraction, this is the force of attraction। ओके, तो कहीं अगर नेगेटिव साइन आ रहा है उसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये क्वेश्चन है, ये एक आर्टिकल है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बेटा मैं अपनी चौक निकाल लूँ। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में निकालने जाते हैं, तो टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की En, वो कितनी है? -1/2 ZE²/R nth अपॉन वट? R nth। ओके, और फिर R nth की वैल्यू रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R nth का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R nth। और जैसे ही R nth की वैल्यू रखोगे वैसे ही आप एक अच्छे से फार्मूले को देखोगे, तो this is the velocity of electron in nth orbit, okay, that is -2 pi square mz square -2 pi square mz square e to the power 4, 2 pi square mz square e to the power 4 upon n square h square। आप भी घर में R की वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली यू कैन लर्न दिस रिलेशन बिकॉज इन नीट 2013 एग्ज़ाम दिस होल रिलेशन इज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में कितनी होगी। ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में। ओके बच्चों, और उसके बाद अगर हमें सारी वैल्यूज़ रख दें, क्योंकि ये Z तो सबके लिए चेंज होगा,
एन भी सबके लिए चेंज होगा, तो सारी वैल्यू रख दें, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, तो उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज़ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस साइन का रहेगा 13.6 इंटू ये जेड, ये तो बचेगा ना, और ये एन बचेगा, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. दिस इज़ द energy of electron in nth orbit, energy of electron in nth orbit minus 13.6 into z square upon n square. तो अब हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया nth ऑर्बिट में, और वो कितनी है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है. ओके, तो एनर्जी ऑफ जनरल फार्मूला जो होगा, सोल्यूशन देखें इसका. सोल्यूशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ओके, हाइड्रोजन के लिए बात की है, तो हाइड्रोजन के लिए एन जो तो चेंज हो गई, लेकिन जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो पहले बोहर ऑर्बिट में -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यानी कि एन की वैल्यू 1, सेकेंड बोहर ऑर्बिट एन की वैल्यू 2. सो दैट इज़ व्हाट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, नेक्स्ट -13.6 जेड तो अभी भी 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 4 3 12, 0.44 जा 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एंड देन E3 अगेन -13.6 इंटू एन अगेन 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पाएंगे. एंड देन E4 -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, दैट इज़ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ओके, यानी पहली ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6, दूसरी पे एनर्जी है -3.4, थर्ड पे एनर्जी है इसकी -1.5, फोर पे एनर्जी है इसकी -0.85. ठीक है, तो आप देखिए ज़रा गौर से, ओके, तो ये आंसर आ गया इसका. इसका ये आंसर आ गया. तो ये देखें, ये एक छोटा सा नोट मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को. ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट. ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा. फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है -13.6, सेकंड में है -3.4, थर्ड में है -1.5, फोर में है -0.85. ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है. ठीक, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के ऑर्बिट, मैंने बोला था ना बताऊंगा आपको, आज बता रहा हूँ.
के ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है 13.6, एल में कितनी है 3.4, यानी के और एल में एनर्जी एल की ज़्यादा है, एल और एम में एनर्जी एम की ज़्यादा होगी, एम और एन में एनर्जी एन की ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप चले जाएंगे इनफाइनाइट पे, वहाँ पे एनर्जी जो हो जाएगी एट द लाइन ऑफ इनफाइनाइट जीरो हो जाएगी। ठीक, तो मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर आप न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहे हो तो एनर्जी बहुत घटेगी और इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट अगेन आपके नीट में पूछा गया है कि एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एनर्जी। द पैटर्न ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट, एनर्जी इज़ इंक्रीजेज। एनर्जी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है। उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी increases and at infinite energy zero. As we move away from nucleus energy increases and if we reach at infinite the energy is zero. अभी मत कहना कि सर जीरो बड़ा कैसे हो गया, जीरो बड़ा है नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में है। ओके, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट of beryllium plus 3 ion to fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion, to fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion, to fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion. ओके, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। तो सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट इज -13.6 इंटू Z²/n²। यह है हमारा फार्मूला, -13.6 Z²/n²। ओके, 13.6 तो कॉमन रहेगा, तो यहाँ से एनर्जी डिपेंड करेगी Z²/n² पे। ये आ गया एनर्जी की डिपेंडेंसी का फार्मूला। तो E1/E2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Z1²/Z2² इंटू N2²/N1²। Z1/Z2 पहले है बेरिलियम और उसके बाद है लिथियम। बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर, लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर। ओके, बेरिलियम का थर्ड ऑर्बिट है और लिथियम का फिफ्थ है। दिस विल बी द फिफ्थ का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 25 इंटू 16 अपन 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग जो भी आएगा आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।